पार्ट है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। एपिसोड 121, आरू और अधिराज की एक दूसरे के लिए जुनूनियत। अब आगे, आरू जब गिरने को होती है तो उसे किसी शख्स ने गिरने से बचाता है। आरू गिरने के डर से आंखें बंद हो जाती है, तो जब वह आंखें खोलती है तो सामने वाला इंसान आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था और उसके मुंह से निकलता है, ये सुन आरू उसे घूरते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे। ये सुन वह इंसान बोलता है, सच में छोड़ दूं। ये सुन आरू घूरते हुए बोलती है, कान से बहरे हो क्या। ये सुनते ही सामने वाला शख्स, जो कोई और नहीं शिव था, तो उसे छोड़ देता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसे लगता है कि आरू धम्मस से नीचे गिरेगी, पर उसके जस्ट ऑपोजिट होता है। उसके छोड़ते ही आरू अपने एक हाथ का बल जमीन पर देकर तुरंत जंप कर उठ जाती है। ये देखते ही शिव आंखें भारे उसे ही देखने लगता है और बोलता है, ब्यूटीफुल के साथ साथ ब्रेव कॉम्बिनेशन अच्छा है। शिव बड़े स्टाइल के साथ हाथ आगे करते हुए बोलता है, हेलो मिस, माय नेम इज। वह इतना ही बोलता है कि आरू अपने बालों को झटकते हुए बोलती है, नॉट इंटरेस्टेड। ये बोल वह श्रुति के पीछे दौड़ जाती है, जो अभी तक खड़े होकर देख रही थी। श्रुति उसे खुद की तरफ आते देख वह पीयूष के पीछे खड़ी हो जाती है। वही आरू जो हल्दी लेकर उसे लगाने को दौड़ती है, वह अपने सामने प्रियांशु को देख बोलती है, क्या तू मेरी तरफ से है या इसकी तरफ से। ये सुन प्रियांशु कुछ बोलता आरू तुरंत उसके पूरे मुंह पर गर्दन पर होते हुए हल्दी लगाते हुए बोलती है, ले तुझे पता है मुझे देर से जवाब देने वाले बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुनते ही प्रियांशु अपने गालों पर से हल्दी छूता है तो उसके हाथों में लग जाती है। ये देख बोलता है, मोटी। यह बोल वह भी प्रियांशु उसके पीछे दौड़ जाता है। उन सभी में तो खेल मस्ती होती रहती है। उसके विपरीत वही शिव बेचारा आंखों से हैरानी लिए आरू को देख रहा था। तभी पीछे से किसी की आवाज लगती है, भाभी है वह तेरी। यह सुन शिव पीछे आदित्य को देखता है, जहां वह अधिराज की तरफ इशारा कर रहा था, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। ये देखते ही बेचारा से उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, पर अगले ही पल मुड़कर आदित्य को देखता है और वह उसके गले लग जाता है और बेहद रोमांटिक होते हुए बोलता है, मेरी जान तू कहाँ चला गया था। उस जल्लाद बॉस ने तेरे ऊपर इतना जुल्म किया था जो तुम मुझे छोड़कर चला गया। तुझे क्या पता, तेरे बिना मेरे यहाँ पर कोई कदर नहीं है साला, कोई मुझे पूछता तक ही नहीं है। ये बोल वह आदित्य के गालों पर पप्पियां देने लगता है। घर के सारे लोग जो शिव के इस आदत से अच्छे रूबरू थी, वह उन दोनों को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। वही आदित्य अपने गाल रगड़ते हुए बोलता है, छी कमीना मुझसे दूर रह। ये बोल उसे खुद से दूर करता है, पर कहाँ शिव उससे दूर हो नहीं रहा था। वही खड़ा वैभव उसे देख हंसे जा रहा था। जैसे ही आदित्य की नजर वैभव पर जाता है तो वह मन ही मन बोलता है, अपने गले की घंटी मेरे पैर बांधकर बहुत हंस रहा है। नारू के बोल वह शिव को पकड़कर उसे वैभव की तरह इशारा करता है। शिव एक बार वैभव को देखता है और एक बार आदित्य को, और फिर आंख मारते हुए वैभव की तरफ चला जाता है। वही कब से कड़ी बरखा जो शिव को देखकर वहां पर शौक थी। शिव की फिर से वही अजीबोगरीबो वाली हरकतें, उसे वह पल याद आता है जब शिव ने उसे कंपटीशन में अपने बारे में बताया था कि वह लड़कों में इंटरेस्टेड है। वही शिव वैभव के पास जाता है। शिव खुद के करीब आते देख वैभव अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है। तभी उसकी नजरें वही उसके बगल में खड़ी बरखा पर जाती है, जो उसे ही घूर रही थी। ये देखकर बोलता है, हे भगवान, आपको 1 किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगा, सिर्फ ये यहाँ पर कोई नौटंकी ना करें। पर शायद आज भगवान उसके पक्ष में नहीं थे। शिव उसके पास जाता है और रुंधे गले से हल्दी उठाकर उसके गालों पर लगाते हुए बोलता है, मेरा बाबू मियां सोना, आज से तू किसी और का होने जा रहा है, कैसे रहूंगा मैं तेरे बिना। ये बोलते हुए अपनी नकली आंसू पोंछ उसे हल्दी लगाया जा रहा था। वही वैभव उसे गुस्से में देख रहा था। वही घर के सभी लोग के चेहरे पर हंसी आ जाती है। वही बगल में सौम्या भी यह सब देख भी रही थी और सुन भी रही थी और समझ भी रही थी। उसकी तो आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह एक नजर बरखा को देखती है और फिर वही बगल में वैभव को। वही वैभव जिसको अब शिव की नौटंकी बर्दाश्त नहीं होती है, तो वह उसके मुंह पर एक जोर से पंच मारते हुए बोलता है, अपना थोबड़ा लेकर यहाँ से जा। वही शिव उठते हुए बोलता है, बेदर्द सया। ये बोल वह मुंह बनाकर आदित्य के पास खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद हंसी मजाक में सभी की हल्दी खत्म होती है। वही आरू अब तक पूरी तरह से हल्दी से नहा चुकी थी। वह भी बाथरूम में चली जाती है कपड़े चेंज करने और बाथरूम में जाकर खड़ी होती है और पानी से अपने हल्दी को साफ करने लगती है। तभी उसे अपने कमर पर किसी का हाथ फील होता है। यह महसूस करते ही वह चौंक सी जाती है। तभी अधिराज उसके करीब आते हुए बोलता है, क्या बात है, सभी के साथ होली, वह भी हल्दी वाली, और मुझे ऐसे इग्नोर, क्या मैं वजह जान सकता हूँ। ये बोल उसे पीछे से कसकर बाहों में पकड़ते हुए उसके गालों पर गाल रब करने लगता है। आरू अपनी आंखें बंद हो जाती है। तभी अधिराज आरू के गालों से हल्दी लेते हुए उसकी खुली कमर पर हल्दी लगाते हुए बोलता है, टुडे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये बोल वह उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए अपने हल्दी वाले हाथों को उसके कमर से होते हुए उसके पेट पर लगाते जाता है। वही आरू आंखें बंद किए हुए गहरी सांस लेते हुए अधिराज के छुबन को महसूस कर रही थी। तभी अचानक वह अपनी आंखें खोलती है और अधिराज की तरफ मुड़ उसके कॉलर को पकड़ लेती है। ये देख अधिराज उसे देखने लगता है तो आरू उसके आंखों में आंखें डालकर बोलती है, एक बात पूछूं, क्या इसका जवाब सच सच देंगे। ये सुन अधिराज उसकी आंखों में देखने लगता है जैसे आज उसे आरू वह आरू लग ही नहीं रही थी जो एक चुलबुली सी लगती थी। वह सिर हिलाता है तो आरू उसे देखते हुए उसके बेहद करीब आते हुए बोलती है, क्या आप मेरे से पहले कभी किसी की इतनी बेहद करीब गए हैं। ये सुन अधिराज के हाथ जो आरू की कमर पर चल रहे थे वह रुक जाते हैं। तभी आरू उसके रुके हुए हाथों को अपने हाथों से पकड़कर अपने कमर पर कसते हुए बोलती है, क्या आपने इस तरह कभी किसी को, किसी की कमर को इस तरह से। यह बोलते हुए वह अधिराज के हाथों को अपनी कमर पर चलाते हुए बोलती है, ऐसे छुआ है। अधिराज चुपचाप बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी आरू आगे बढ़कर उसके हाथों को अपने बॉडी पर फिराते हुए नम आंखों से बोलती है, क्या आपने कभी इस तरह से किसी की बॉडी को छुआ है।
अधिराज एक तक सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। तभी आरू बोलती है, क्या आपने ये बोलते हुए वह उसके होठों पर उंगली रख बोलती है, इन होठों को मेरे अलावा किसी और को छुआ है। अधिराज उससे 2 कदम दूर हो जाता है और आरू को ऊपर से नीचे गौर से देखते हुए बोलता है, क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में और क्या जानती हो। ये सुन आरू उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोली, सच सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। ये सुन अधिराज बोलता है, मेरा सच क्या है क्या नहीं, मैं उसे तुम्हें बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यह मत सोचना कि मैं अपने पास्ट के बारे में तुम्हें बताकर तुम्हें अपनी प्योरिटी दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। मैं बस तुमसे इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने के बाद फिर वह आरू की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे कमर से थाम खुद के करीब खींचते हुए बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारे आने के बाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को नहीं छुआ। ये सुनते ही आरू के आंखों से आंसू आ जाते हैं। यह अधिराज उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। आरू वही बाथरूम की दीवार से सटकर बैठ जाती है। उसने जो पिछली रात को देखा था और अब अधिराज का ये कहना कि वह किसी को नहीं छूता, ये सब सोचते सोचते ही आरू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह अपने मुंह पर हाथ रख जोर जोर से रोने लगती है। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका सब कुछ छूट रहा हो, सब कुछ खत्म हो रहा हो। वह खुद से ही ना सिर हिलाते हुए बोलती है, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं। मैं अपने इन आंखों से देखा, आप मुझे चीट कैसे कर सकते हो। आप किसी और को कैसे छू सकते हो। आप झूठ कैसे बोल सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको किसी को नहीं दूंगी। आरू अपनी चीजों को किसी को नहीं छूने देती। आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। पर आपको इस झूठ बोलने की सजा मैं आपको जरूर दूंगी। यह बोलती हुई वह वहीं सिमटकर रोने लगती है। आरू जिसे अधिराज से बेइंतहा प्यार हो गया था, ऐसा प्यार जो सब कुछ देखकर भी दर्द में भी वह अधिराज को ना छोड़ने की जुनूनियत सवार थी। वही अधिराज वहां से उठते हुए वह सीधे ऊपर टेरेस पर चला जाता है। टेरेस पर जाते ही वह अपनी जेब से सिगरेट निकाल अपने मुंह में रख लगातार सिगरेट की कस लेने लगता है। उसकी इतनी सिगरेट पीने से उसके चारों तरफ का एरिया सिगरेट के धुआं से ही भर गया था। उसे आज आरू की आंखों में अपने लिए डर, अपने लिए एक तकलीफ देखा था। उसने शुरू से ही आरू को अपनी पलकों में रखना चाहता था, उसे किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहता था। पर आज उसने जो आरू की आंखों में देखा उसे एक डर सा लगने लगा। वह लगातार सिगरेट को पीते हुए वहां जब काफी सिगरेट पी चुका होता है, वह गहरी सांस लेकर रेलिंग पर हाथ रखते हुए ढलते हुए शाम के सूरज को देखते हुए बोलता है, आरू सिंह राजावत, चाहे तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में पता चले या मेरे किसी अफेयर के बारे में या मेरे किसी भी फिजिकल रिलेशन के बारे में, पर यह बात तुम अपने दिमाग से निकाल देना कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। यू आर माई ऑन माई, और तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी। दोनों के ही अंदर एक जुनून था एक दूसरे को पास रखने का, पर दोनों का ही तरीके और जरिया अलग था। रात हो जाती है, सभी डिनर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही सौम्या, जिसके मन में ना चाहते हुए भी अजीब अजीब सवाल थे, क्योंकि उसके बगल में बरखा जो बैठी हुई थी। हालांकि बरखा कभी नहीं चाहती थी कि ऐसे वक्त पर ऐसा कुछ हो, पर वह चाहती थी कि सौम्या इस बारे में भाई से बात करें। वही सौम्या अपना फोन पकड़े खड़ी थी और लास्ट में वह बरखा को देखते हुए गुस्से में बोलती है, बरखा तुम मुझे परेशान मत कर। तुझे नहीं लगता है तू अपने ही भाई का घर तोड़ने के पीछे क्यों पड़ी है। ये सुनते ही उसके बगल में प्रीता बोलती है, कैसा घर, कौन किसका घर तोड़ रहा है। ये सुन सौम्या उसे सारी बात बताती है। ये सुनते ही प्रीता और श्रुति एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी सुन सौम्या पूछती है तो प्रीता हंसते हुए बोलती है, इतनी छोटी सी बात। ये सुन बरखा बोलती है, तू इतनी छोटी बात कैसे बोल सकती है। ये सुन प्रीता बोलती है, देख शिव भाई को मैं अच्छी जानती हूँ, हाँ वह क्या है क्या नहीं यह मुझे नहीं पता, क्योंकि वह फ्लर्ट तो सभी से करते हैं। ये तो मैंने देखा है, पर वह सभी से करते हैं। तुझे पता है यहाँ तक कि उन्होंने अधिराज भाई को भी नहीं छोड़ा है। ये सुनते ही सभी अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं तो प्रीता आगे बताती है, उसके बाद अधिराज भाई ने उन्हें वही रखे बैट से इतना मारा था ना कि बेचारे दोबारा भाई के पास जाने की हिम्मत नहीं रखी थी। हम सभी ने देखा था। ये सुनते ही सौम्या को भी एक सुकून आता है और वह बिस्तर पर लेटते हुए बोलती है, मुझे नींद आ रही है। ये कह वह सोने लगती है। वही बरखा मन ही मन बोलती है, तो क्या वह सच में वह लड़का गया है, पर कितना हैंडसम है। फिर अपना सर झटकती है। वही अधिराज काफी रात को जब अपने कमरे में जाता है तो आरू को बिस्तर पर सोते हुए पाता है। अधिराज ने इस समय हल्की सी ड्रिंक की थी। वह आरू के पास जाता है, वही उसके बगल में लेट जाता है और उसे देखने लगता है। फिर उसे खुद की करीब खींच उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह आज मेहंदी और संगीत का दिन था। सभी सुबह से ही अपनी तैयारी में इधर उधर लगे हुए थे। बाकी कुछ गेस्ट जो पूनम जी की तरफ से थे तो कुछ ग्रेवाल फैमिली से जो काफी नजदीकी थे वह भी आने लगे थे। वही अधिराज हाल में सोफे पर इस समय अखबार पढ़ रहा था। वही उसके बगल में आकर विक्रम जी बैठ जाते हैं और वह भी अखबार पढ़ने लगते हैं, सेम वैसे ही स्टाइल में जैसे अधिराज बैठा था। ये सब अधिराज तिरछी नजर से उन्हें देखता है। वही शिवम जम्हाई लेते हुए नीचे आता है और पूजा को देखते हुए बोलता है, मेरी क्यूट सी चाची, क्या मुझे एक कप कॉफी मिलेगी। ये सुन पूजा उसके बाल बिगाड़ते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी मैं लाती हूँ, ये बोल उसे बैठने को बोलती है। शिवम उन दोनों बाप बेटे के सामने बैठ जाता है और देखने लगता है। धीरे धीरे सभी लोग नीचे आने को होते हैं। रचना, पूनम, दादी सभी लोग आपस में एक दूसरे से फंक्शन से ही रिलेटेड बात कर रहे थे। किचन में प्रीता, अर्चना, बरखा तीनों ही काम कर रही थी। आज पूजा बरखा को शिव को चाय देने के लिए बोलती है। अब तक बरखा भी जान गई थी कि उसका नाम शिव है। वह कॉफी ले जाकर शिव के सामने रखती है तो शिव कॉफी लेते हुए, थैंक यू माय प्रिंसेस लिटिल चाची, वह इतना ही बोलता है। तभी सामने खड़ी बरखा को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह बोलता है, तुम। ये सुन बरखा उसे अजीब नजरों से देखते हुए वह वहां से किचन में चली जाती है।
शिवम अपनी आंखों को मलते हुए बोलता है, लगता है मैंने रात को कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी। ये बोल अधिराज को देखते हुए बोलता है, इसकी इतनी जल्दी कैसे उतर जाती है। दरअसल पिछले रात को शिव और अधिराज यही दोनों ने बैठकर अच्छा खासा जाम लगाया था, या ये कह सकते हैं कि शिव ने पीते हुए अधिराज को अच्छी खासी पिलाई थी। सभी लोग हाल में आ चुके थे। सभी इस समय अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, क्योंकि मेहंदी और संगीत का फंक्शन रात को ही होने वाला था। तभी ऊपर से प्रियांशु और आरू दोनों ही नीचे आ रहे थे और दोनों ही जाकर सोफे पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वही आरू अपने मोबाइल में प्रियांशु को झुककर कुछ दिखा रही थी। अधिराज जब सामने का नजारा देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वही हाल वहां पर लगभग सभी लोगों का था, पर सबका नजरिया अलग था। रचना भी आरू को ही देखे जा रही थी। दरअसल आरू ने इस समय हाफ शर्ट पैंट और एक ढीली ढाली स्वेटर टाइप की शर्ट पहनी हुई थी जो कंधे से लटक रही थी, जिससे उसकी खूबसूरत सी पतली गर्दन दिख रही थी, जिसमें वह किसी बच्ची से कम नहीं लग रही थी। बालों को उसने क्लचर लगाया हुआ था जिससे उसके बाल बिखरे हुए थे। अधिराज अपनी लाल आंखों से आरू को ही देख रहा था। वही विराज और मधु भी अपने कमरे से बाहर आकर वही हाल में बैठते हैं। वही आरू तिरछी नजरों से विराज को देखती है। तभी मधु भी वहां बैठती है। तभी प्रीता उसे भी लाकर कॉफी देती है। तो विराज कॉफी पीते हुए बोलता है, वैसे दीदी आपकी बहुरानी नहीं दिख रही है। मैं जब से आया हूँ तब से यही सोच रहा हूँ कि आखिर अधिराज की वाइफ है कौन। ये सुनते ही सभी एक दूसरे को देखते हैं। तभी शिल्पा वहां पर आते हुए बोलती है, क्यों अभी तक तुम बहुरानी से नहीं मिले। ये बोल वह आरू की तरफ देखकर इशारा करते हुए बोलती है, तो यह है इस घर की संस्कारी स्वाभिमानी बहुत ही प्यारी, जबान की तिखी, बड़ों की बात न मानने वाली, अपने मन की करने वाली अरुंधति अधिराज सिंह राजावत। वह इतना ही बोलती है कि विराज के मुंह से काफी बाहर निकल जाती है। एपिसोड 122 शॉर्ट्स ड्रेस। अधिराज को सभी के सामने हबी कहना में हदीद संगीत। अब आगे शिल्पा की बात विराज के गले नहीं पड़ती और वह खांसने न लगता है। वह एक बार कंफर्म करने के लिए सभी को देखता है, जैसे बोल रहा हूँ क्या यह मजाक करना जरूरी था। पर सभी के चेहरे को देखते हुए भी शिल्पा की बातों का विरोध न देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह एक बार अपने बगल में अधिराज को देखता है तो वही सामने बैठी आरू को। मधु खुद शॉक थी और उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वह नम आंखों से वह अपने रूम में चली जाती है। उसकी आंखों में नमी देख रचना अमित एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही उठकर मधु के पीछे चले जाते हैं। वही विराज राधिका से बोलता है, दी आपको नहीं लगता आपने मेरे भांजे पर अत्याचार कर दिया है। ये सुन सामने बैठी आरोही घुरते हुए बोलती है, फूफा जी आपको नहीं लगता कि अत्याचार मेरे पर हुआ है। आए ये सुन विराज धीरे से बोलता है, मैं तो परेशान था कि तुम जिसकी जिंदगी में जाओगी तो तहलका ही मचाओगी, फिर यहाँ तो इस राक्षस की चंगुल में हो, फिर भी इतनी सुरक्षित हो। उसे खुद से बदबदाते देख राधिका घुरते हुए थोड़ी तेज आवाज बोलती है, विराज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और जाते जाते ही बोलती है, और अधिराज तुमसे भी यह बोल चली जाती है। अभी अधिराज जो फिलहाल में सभी लोगों के सामने तमाशा नहीं करना चाहता था, वह आरू को वैसे ही घुरते हुए राधिका के पीछे चला जाता है। वही विराज भी उठकर चला जाता है। उन सभी के जाते ही आरू जो कब से अधिराज के आंखों को इग्नोर कर रही थी, वह उसे जाते देख एक गहरी सांस लेती है, जैसे न जाने कितनी सांस रोक रखी थी। और वह और पीयूष एक दूसरे को देखते हैं, फिर उठकर विक्रम जी के पास अगल बगल बैठ जाते हैं और दोनों ही विक्रम जी को अलग अलग पकड़ते हुए एक दूसरे पर ताली मारते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी सुन अधिराज से कदम रुक जाते हैं और वह पीछे मुड़कर देखता है, जहां पर उसका भाई, उसके पापा और उसकी बीवी तीनों ही दुनिया जहां से बेखबर अपने में ही मस्त थे। अधिराज एक गहरी सांस लेकर कमरे में चला जाता है। तभी विक्रम जी आरू की तरफ देखते हुए बोले, तो बेटा जी कैसा लगा मेरा प्लान। ये सुन आरू बोलती है, सुपर झक्कास। दरअसल आरू काफी ज्यादा मायूस थी। वह बालकनी से नीचे की ओर देख रही थी। उसका मन बेहद बेचैन था। तभी पीछे से विक्रम जी आते हुए उससे बोलते हैं, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को इतनी नाराज क्यों है। ये सुन आरू अपनी नमी को छुपाते हुए पीछे विक्रम जी को देख मुस्कुराते हुए चिल आवाज में बोलती है, आपको लगता है कि मैं मायूस हो सकती हूँ, बल्कि मैं दूसरों को मैं मायूस करती हूँ। ये बोल हंसने लगती है। तभी विक्रम जी उसे ले जाकर वही ब्रेंच पर बैठकर सुबह की धूप लेते हुए अपनी लाई हुई कॉफी पीते हुए बोलते हैं, आरू आप भले ही हमारी खून नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम आपको जानते नहीं। छोटी सी थी जब हमने आपको गोद में लिया था, और आरू आप ऐसे ही घर में चलते हुए आते थी। आपकी खूबसूरती तो ऐसी थी कि एक पल के लिए राधिका का भी गुस्सा अपने आप पर पिघल सा जाता था। ये सुन आरू बनाते हुए बोली, उस हिटलर का गुस्सा मेरे ऊपर पिघलता था पापा, आप क्या ही मजाक करते हो। ये सुन विक्रम जी हंसते हुए बोलते हैं, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो अपनी उदासी और आंखों की नमी अपने हंसी मजाक के जरिए छुपाना चाहती है, वह हमें अच्छे से दिख रही है। तो बिना किसी नानुकर के आप बात बताइए कि आखिर हुआ क्या है। क्या मेरे उस देवल बेटे ने आपके साथ कुछ किया है? बस आप एक बार बताए, उसकी तो खैर नहीं। ये सुन पीछे से प्रियांशु भी उनके पास बैठते हुए बोलता है, जिसकी खुद की फत्ती हो अपने बेटे के सामने, वह मेरी आरू का क्या ही हेल्प करेंगे। ये सुन विक्रम जी अपने अवतार में आते हुए बोले, तुम अपने बाप को ललकार रहे हो बच्चे, तुम्हें नहीं पता मेरे सामने अच्छे अच्छे की हवा टाइट हो जाती थी। ये सुन प्रियांशु मजाक उड़ाते हुए बोले, वह भी बंदूक के नोक पर। ये बोल आरू और प्रियांशु दोनों ही एक दूसरे को ताली मारकर हंसने लगते हैं। पर फिर आरू चुपचाप गुमसुम से विक्रम जी के कंधे पर अपना सिर रख देती है और बोलती है, पापा एक बात कहूँ। ये सुन विक्रम बोलते हैं, हाँ बच्चा बोलो। ये सुन आरू बोलती है, अगर आपके उसे बेटे को सबक सिखाना हो तो फिर क्या करना चाहिए। ये सुन एक पल के लिए विक्रम भी चुप हो जाते हैं। अब प्रियांशु भी आरू को देखने लगता है।
अब भाई उसे तो ऐसा ही लगेगा कि क्यों आरू ऐसा कह रही थी। तभी विक्रम जी कुछ सोचते हुए बोलते हैं, वैसे तो तुम उससे हाथापाई में लड़ नहीं सकती, नहीं किसी भी चीज में, क्योंकि है तो तुमसे ज्यादा ताकतवर। ये सुन आरू विक्रम जी को घूरते हुए बोलती है, आप अपनी बेटी की तारीफ कर रहे हैं या मेरी बुराई। ये सुन विक्रम मुंह बनाते हुए बोलते हैं, एक तरीका है, दोनों ही कान लगाकर सुनने लगते हैं। तो विक्रम जी बोलते हैं, तुम वह काम करो जो मेरे बेटे को नहीं पसंद है, इसी तरीके से तुम उसे परेशान कर सकती हो। ये सुनते ही आरू की आंखों में चमक सी आ जाती है और वह विक्रम जी को कस के गले लगाते हुए बोलती है, थैंक यू पापा। ये बोल वह नीचे भागती है तो सामने उसे अमित जी दिखते हैं, तो आरू अमित जी को भी गाल पर किस करके वहां से भाग जाती है। वही प्रियांशु भी उसके पीछे चला जाता है। वही अमित वहां पर आकर विक्रम जी के बगल में बैठते हुए बोलते हैं, क्या सर आपको नहीं लगता आप आरू यानी कि अपनी बहू को बिगाड़ कर अपने ही बेटे की ऐसी की तैसी करवा रहे हैं। ये सुन विक्रम जी हंसते हुए बोले, अब मैं तो नहीं कर सकता, पर कोई तो हो जो उसे सबक सिखा सके। ये बोल हंसने लगते हैं और फिर अमित जी को घूरते हुए बोले, और तुम ये क्या सर सर का नाटक लगा कर रखते हो, भूलो मत ना ही तुम और मैं कोई ड्यूटी पर है, और दूसरी बात मैं तुम्हारा दोस्त और समझी हूँ। तुम्हारा सर या मैं वह राधिका है, मैं नहीं। ये सुन अमित मुस्कुरा देता है। वही राधिका के कमरे में इस समय विराज और अधिराज साथ में भैरवी तीनों ही वहां पर खड़े थे। हालांकि भैरवी खड़ा था और विराज और अधिराज दोनों ही बैठे हुए थे। तभी राधिका भैरवी को बैठने का इशारा करती है तो वह बैठ जाता है। राधिका उसके सामने एक फाइल लगभग फेंकते हुए बोलती है, जरा इसे देखो। अधिराज एक बार उनको देखता है और फिर फाइल को खोल देखता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। वही राधिका घूरते हुए अधिराज को लगभग ऑर्डर टोन में बोलती है, मिस्टर शिंदे जो कि यहाँ का दरोगा है, उसने मुझे बताया कि इस मर्डर केस के आसपास तुम्हारे आदमी को देखा गया है। क्या मैं वजह जान सकती हूँ इसके मौत का, और सबसे बड़ी बात, यदि तुमने किसी को मारा भी तो उसे सबूत कैसे मिला। ये सुन अधिराज उस फाइल को रखते हुए बोलता है, अधिराज ऐसी कोई सबूत नहीं छोड़ता जिससे कोई मुझे गुनहगार साबित कर सके, और यदि सबूत है भी तो किसी में इतनी औकात नहीं है जो मुझे पकड़ सके। ये सुन राधिका उसे देख लगभग घूरते हुए और ऑर्डर तरीके से बोलती है, जो करना हो जैसे करना हो करो, पर एक बात का हमेशा याद रखना, राजावत फैमिली की रेपुटेशन पर 1% का कोई भी दाग नहीं लगनी चाहिए। ये सुन अधिराज कुछ नहीं बोलता। वही विराज दोनों को ही देखे जा रहा था। ये देख राधिका बोलती है, और विराज सिंह आपका कॉलेज का काम कहाँ तक चल रहा है, आजकल काफी दूर दूर रहने लगे हैं, कोई अपडेट नहीं। ये सुन विराज राधिका को देख बोलता है, एक बात पूछूं। राधिका कोई जवाब नहीं देती तो विराज हंसते हुए बोलता है, मैं पूछ ही लेता हूँ, आपने इसकी शादी आरू के साथ क्यों करवाई। मतलब यदि आप अपने बेटे से नाराज थी तो कोई भी सजा दे देती, पर उसे इतनी बड़ी सजा आरू के रूप में हाउ। ये सुनते ही भैरवी की हल्की सी हंसी निकल जाती है। वही राधिका उसे दांत को पीसते हुए बोलती है, तुम्हारी सुई अभी भी वही अटकी हुई है। ये सुविराज बोलता है, कॉलेज में तो नाक में दम करके रखा ही है और यहाँ भी। राधिका को गुस्से में देख विराज बात बदलते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। ये सुन राधिका विराज को देखते हुए बोलती है, तुम्हारे कॉलेज का सिक्योरिटी कैसा चल रहा है, कि कॉलेज में किसी भी लड़की के साथ गलत तरीके से पेश आया जा रहा है और इस बारे में तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है, क्या मैं इस लापरवाही का कारण जान सकती हूँ। ये सुन विराज कुछ बोलता तभी राधिका बोलती है, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और भूलो मत कि तुम कौन हो, लगता है प्रिंसिपल के जॉब में कुछ ज्यादा ही फट्टू बन गए हो। ये सुनते ही विराज मन ही मन बोलता है, फट्टू बनाने वाली भी तो आप ही हो। ये सुन राधिका बोलती है, मैं सुन रही हूँ। विराज अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। राधिका अधिराज को देखते हुए बोलती है, कोबरा कौन है। ये सुनते ही अधिराज उन्हें देखता है तो राधिका के चेहरे पर एक तिरछी से स्माइल थी और वह उसे देख बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई भी काम करोगे और उम्मीद करोगे मुझे पता भी ना चले। भूलो मत मैं कौन हूँ और मेरी तुमसे ज्यादा पहुंच है। अधिराज बोलता है, जिस दिन मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा, और आप अभी मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा सकती है, चाहे जितने भी आपने मेरे पीछे जासूस छोड़ चुके हैं। कुछ देर के डिस्कशन के बाद राधिका वहां से चली जाती है। उसके जाते हैं विराज गहरी सांस लेता है और अधिराज को खुद को देखते हुए बोलता है, वैसे भांजी तुम्हारे और आरू के बीच का रिश्ता, मतलब उसे तूफान मेल के साथ सब ठीक तो है ना। ये सुनते ही अधिराज उन्हें घूरते हुए उठकर खड़ा होता है और उनके पास आते हुए उनके आंखों में आंखें डालकर बोलता है, सुना है आपके कॉलेज में आपकी काफी अफवाह की अफवाह हो रही है, हालांकि वह अफवाह है हम जानते हैं, पर आपकी प्यारी सी बीवी नहीं। ये बोल उनके कंधे थपथपा बाहर चला जाता है। विराज ये सुन गुस्से में अधिराज को जाते हुए देखा बोलता है, पति पत्नी दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। तभी उसकी नजर भैरवी पर जाती है तो वह जाकर भैरवी के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और उसे घूरते हुए बोलता है, आरू को छेड़ने वाले अभी तक जिंदा है या मर गए। भैरवी वहां से जाते हुए बोलता है, आपको क्या लगता है अधिराज सिंह राजावत की वाइफ को कोई छूने की कोशिश करे और वह इंसान बच जाए। ये बोलते हुए वह चला जाता है। तभी विराज खुद से कहता है, अगर उसे अधिराज नहीं मारता तो मैं उन सभी को तड़पा तड़पा कर मारता, आखिर उन्होंने मेरी बच्ची को जो छूने की कोशिश की थी। इस समय उसकी आंखें बेहद लाल थी। शाम हो जाती है। संगीत की फंक्शन के लिए बेहद खूबसूरती से चारों तरफ जगमगाहट रोशनी से एक तरफ हाल में वहां पर सारी तैयारी की जाती है। सभी आज के ड्रेसिंग कोड के हिसाब से आज मेहंदी कलर से ही रिलेटेड सभी लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ था। वही रूम में सौम्या के आज दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। उसको ऐसे देख वही उसके बगल में बैठी आरू जो कब से सौम्या को ही इमोशनल होते देख रही थी। अब आरू से रहा नहीं जाता तो वह चिढ़कर बोलती है, सौम्या बस करना, तू तो ऐसे परेशान है जैसे हम तुझे ना जाने देश के किस कोने में भेज रहे हैं। ये सुन सौम्या की आंखों से और आंसू आ जाते हैं। तभी वहां पर श्रुति आते हुए बोलती है, तुम सभी यहाँ परेशान हो, वहां पता है लड़कों ने अपनी बैचलर पार्टी रखी है, वह भी इस मेहंदी फंक्शन के बाद।
पर यह सुनते ही प्रियांशु वहां पर आते हुए बोलता है, हाँ और हम सभी लड़कियां भी बैचलर पार्टी रखेंगे। ये सुनते ही सभी उसे अजीब नजरों से देखते बरखा उसे घूरते हुए बोली, तुम क्या लड़की हो? ये सुनते ही प्रियांशु को एहसास होता है, फिर वह हकलाते हुए बोलता है, यार पर मैं तुम सबका का दोस्त भी हूँ। ये सुन प्रीता कमर पर हाथ रखते हुए बोलती है, सॉरी लड़कियों में बॉयज नॉट अलाउड, हम अपनी बैचलर पार्टी खुद करेंगे, उसमें तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। हमें अभी पहले संगीत एंजॉय करना है, उसके बाद पार्टी के बारे में सोचेंगे। अब तुम यहाँ से जाओ, हमें तैयार होकर नीचे आना है। ये बोल वो प्रियांशु को धकेलकर बाहर निकाल देती है। तभी आरू बोलती है, आराम से, उसे चोट लग जाएगी। यह सुन सभी उसे फुल इग्नोर करते हैं। ये देखते ही आरू बोलती है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तभी आरू किसी को मैसेज करती है, मैंने जो तुझे काम दिया तो वह हुआ। तभी उसके मैसेज पर रिप्लाई आता है। ये देख और के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शाम के समय संगीत के फंक्शन में अब तक सभी लोग वहां मौजूद हो चुके थे। सौम्या को भी वहां पर लाया जा चुका था। सौम्या ने आज मेहंदी कलर का एक लहंगा पहना हुआ था जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वैभव की नज़र तो सौम्या पर ही टिकी थी, पर वही हमारी सारी लड़कियां भी किसी से कम नहीं थी। सभी ने मेहंदी कलर के ही कलर में। श्रुति ने मेहंदी कलर का लॉन्ग स्कर्ट फ्लावर वाला और प्लेन शर्ट पहना हुआ था। उसकी स्टाइल कुछ ऐसी थी तो देखने में किसी रईस घर की राजकुमारी लग रही थी। वही बरखा ने हमेशा की तरह खूबसूरत सा लॉन्ग सूट पहना हुआ था जो कि इसी कलर का था। पर वहां हमारी आरू को देख सभी की नजरें झटका खाती है, क्योंकि आरू ने भी आज लॉन्ग फ्रॉक सूट पहना हुआ था। ये देख तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। अभी अभी सुबह जो आरू ने कपड़ा पहना था इसकी उम्मीद तो कम ही थी। वही अधिराज जो वैभव के साथ ही बैठा था, उसकी नज़र जब आरू पर जाती है तो वह आरू को ही देखने लगता है। वही अर्चना मेहंदी की थाल लेकर उन सब के पास जाती है। वहां पर 3 से 4 मेहंदी वाली आई थी, जिसमें से एक सौम्या को लगा रही थी और बाकी सभी को लगाने वाली थी। आरू की नज़र जब अर्चना पर जाती है तो वह अर्चना को घूरने लगती है। ये देख उसके बगल में प्रियांशु खड़ा होकर बोलता है, कूल डाउन, लंबी लंबी सांस लो, भूलो मत, अभी कोई तमाशा नहीं करना। आरू मन ही मन अर्चना को देख बोलती है, तुमने मेरे पति को फंसाया है ना, देखना मैं अपने पति को कैसे अपने बस में करती हूँ। और तुम क्या सोचती हो, तुम मेरे पति को छीन लोगी तो नेवर। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अर्चना की नज़र जब आरू पर जाती है तो वह एक बार उसको देखते ही रह जाती है। दरअसल आरू ऐसे ही तैयार हुई थी जैसे अर्चना तैयार हुई थी। ये देख अर्चना एक बार खुद को देखती है और एक बार आरू को। वही अधिराज एक बार आरू को देखता है और फिर अर्चना को। उसके चेहरे पर तिरछी सी मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर में फंक्शन शुरू होता है और सभी अपने अपने गाने पर तहलका मचाते हैं। आरू और प्रियांशु हमेशा की तरह अपने में ही धुन में अपना परफॉर्मेंस देते हैं। अपना परफॉर्मेंस देने के बाद सभी लड़कियां अपने हाथों में मेहंदी रचवा रही थी। आज रचना ये सब देखकर बहुत खुश थी। वही पूनम को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बच्ची की शादी इतनी धूमधाम से हो रही है। वह रचना के पास जाकर उसके हाथ जोड़ लेती है। ये देख रचना उसके हाथ पकड़ते हुए बोलती है, यह क्या कर रही हो पूनम? पूनम नम आंखों से बोलती है, मुझे नहीं पता था मेरी बच्ची इतनी अच्छे घर में आएगी। ये सुन रचना बोलती है, पहले तो ये हाथ जोड़ना बंद करो, हम दोस्त हैं। ये सुन पूनम रचना को देखते हुए बोलती है, वह तो तुम्हारी बड़प्पन है कि तुमने मुझे अपना दोस्त माना, और शायद इसी हक से मैं तुम्हें तुम कहती हूँ। नहीं तो कहाँ तुम एक राजकुमारी और कहाँ मैं तुम्हारी एक दासी थी। ये सुन रचना उसे देखते हुए बोली, मैं कहाँ की राजकुमारी थी और कहाँ की तुम दासी, ये तुम भूल जाओ, मैं आज एक तुम्हारी जैसी ही एक मिडिल क्लास फैमिली की बहू हूँ। यही मैटर करता है। और रही बात सौम्या जैसी लड़की के लिए तो बड़े बड़े लोग उसका हाथ मांगने आए। पूनम रचना के गले लग जाती है। वही बगल में खड़ा अमित मुंह बनाते हुए दोनों को देखे जा रहा था और बोलता है, यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई कि कहाँ मैं इन मोहतरमा के बीच में फंस गया जो हमेशा आज भी मेरे ऊपर हुक्म चलाती हैं। उनकी नज़रों को देख रचना उन्हें घूरती है तो वह अपनी नज़रें इधर उधर कर लेते हैं। वही लगभग सभी की मेहंदी हो चुकी थी। वैभव ने भी अपने हाथ पर ज्यादा मेहंदी नहीं लगवाई थी, सिर्फ एक दिल बनवाकर उसमें सौम्या का नाम लिखवाया था जो बेहद खूबसूरती से लगा था। वही अधिराज इरिटेट हो गया था क्योंकि वह कब से इन सभी के साथ बैठा उसे एक अजीब सा लग रहा था, या ये कहे उसकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल उलट। वह जाने को होता है तभी कोई उसे बड़े ही प्यार से बुलाता है, हबी। ये सुनते ही अधिराज पीछे मुड़कर देखता है, आरू बड़े प्यार से उसे अपने पास बुला रही थी। ये देख अधिराज एक बार चारों तरफ देखता है जहां सभी उसे ही देख रहे थे। वही अर्चना भी खड़ी थी। अर्चना को तिरछी नजरों से देखते हुए आरू बोलती है, हबी देखो ना, मैंने अपने हाथों में कितनी प्यारी सी मेहंदी लगाई है और इसमें मैंने नाम भी लिखवाया है। वह क्या है ना, आप मेरे पति हो, पति का नाम हाथों में लिखवाया जाता है। पति शब्द पर आरू ज्यादा जो दे रही थी, जैसे वह अर्चना को ये समझना चाहती हो कि अधिराज उसका पति है। वही राधिका जो दादी के साथ चेयर पर बैठी थी, वह आरू की सारी हरकतें देख रही थी और समझ भी रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। एपिसोड 123, आई कैनॉट शेयर यू बिकॉज यू आर माई हस्बैंड। अब आगे आरू की ऐसी बातें सुनकर अधिराज उसे आंखें छोटी कर घूरने लगता है। वही आरू मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, हबी प्लीज देखो ना, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है और मैं अभी तक दिन भी नहीं किया, क्या आप मुझे खाना खिलाओगे? ये बात वो इतनी मासूमियत से बोलती है कि भला कोई कैसे उसके मासूमियत से बच सकता था। वही सभी लोग एक बार आरू को देखते हैं तो एक बार अधिराज को। वही मधु एक टक आरू को ही देख रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। तभी उसके बगल में बैठे विराज ने कहा, कितनी प्यारी है ना। ये सुन मधु हाँ में सिर हिलाती है तो विराज बोलता है, और उसी के साथ शैतान भी। ये सुन मधु उसे घूरती है तो विराज उसे साइड से पकड़ते हुए बोलता है, एकदम तुम्हारी तरह कार्बन कॉपी है।
कोई भी उसे देखे तो समझेगा कि यह हमारी बेटी है। ये सुन मधु के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सच्चाई यही थी कि आरू लगभग मधु पर ही गई थी, या ये कहा जाए यदि मधु की आज से 20 साल की फोटो देखा जाए तो वह बिल्कुल आरू की तरह ही दिखती थी। मधु आज भी उतनी ही खूबसूरत थी, पर उसके चेहरे में आंखों में हमेशा एक खालीपन था। तभी मधु बोलती है, बिल्कुल मेरे पर गई है, पर मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसकी जिंदगी मेरी जैसी हो। ये कह वह विराज को देखती है तो विराज उससे थोड़ा दूर होते हुए बोलता है, मधु। ये सुन मधु अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए मुस्कुराकर बोलती है, पर देखो ना, उसे जिंदगी चाहकर भी मेरे जैसी नहीं होगी, क्योंकि उसके लाइफ में वह इंसान है जो उसे कुछ नहीं होने देगा। विराज मधु की मायूसी को देख कुछ नहीं कहता। वही आरू की नौटंकी देख अब अधिराज को गुस्सा आने लगता है। वह जाता है, आरू के पास खड़ा हो जाता है। आरू अपनी मेरी आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखने लगती है, पर अगले ही पल अधिराज झुककर उसे पैरों से पकड़ अपने कंधे पर लगभग लाद देता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। सभी मुंह फाड़े देखे ही रह जाते थे। वही यह सब देख अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नम आंखों से मन में बोलती है, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ शादी होने से यह रिश्ता खत्म कर रहे हो, पर तुम किसी के आगे इस तरह से झुक जाओ, शायद तुम्हें एहसास नहीं है आरू तुम्हारे दिल में शायद कहीं ज्यादा अहमियत रखने लगी है। वही आरू जैसे ही सभी के सामने से ओझल होती है, वैसे ही जो अब तक चुपचाप अधिराज की गोदी में लदी थी, अब वही अपनी हाथों से अधिराज के पीठ पर मारते हुए बोलती है, छोड़िए मुझे, मैंने कहा मुझे उतारे। ये कह अधिराज के कंधे पर मारने लगती है। अधिराज अपने रूम में जाता है और उसे वही बिस्तर पर पटक देता है। आरू उठने को होती है कि अधिराज उसके ऊपर झुकते हुए उसके हाथों में अपने हाथ जकड़कर उसके बेहद करीब आकर उसके आंखों में आंख डालकर बोलता है, क्यों कर रही हो ये सब? अभी तो तुम मुझे बड़ा हबी हबी कर रही थी, सभी के सामने तो अब क्या हुआ? तुम्हारा हबी तुम्हारे पास है। ये बोल उसे देखने लगता है। ये सुनते ही आरू जो अभी तक खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी वह रुक जाती है और वह अनजान बनते हुए बोलती है, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, मैंने तो बस एक नॉर्मल सी बात की। ये सुनते ही अधिराज अपना माथा उसके माथे से सटाते हुए गुस्से को कंट्रोल करते हुए गहरी सांस लेकर बोलता है, जान इतनी इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। मुझे तुम गुस्सा दिला रही हो और तुम पूछ रही हो कि तुम क्या कर रही हो। फिर आरू अपना चेहरा इधर उधर हटाते हुए बोली, मैं किसी को गुस्सा नहीं दिला रही हूँ, आप पहले से ही गुस्सैल है। ये बोल वह अपने हाथों को छुड़ाने लगती है। तभी अधिराज उसके करीब थोड़ा और झुकते हुए उसके कान के पास जाते हुए बोलता है, वाइफी तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे भी रहती हो मुझे ऑलरेडी वैसे ही पसंद हो। पर इससे ज्यादा अधिराज कुछ कह पाता कि उसे अपने गाल पर कुछ गीला महसूस होता है। आरू और अधिराज का चेहरा बिल्कुल पास था। तभी अधिराज अपना सर उठाकर देखता है तो आरू की आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये देखते ही वह वहीं पर पलट उसे खुद के ऊपर कर लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। तो आरू फफक कर रो पड़ती है, वह जोर जोर से रोने लगती है। अधिराज कुछ नहीं कहता तो आरू अपने हाथों के मुंह के बना उसके सीने पर मारने लगती है। अधिराज आंखें बंद कर लेता है। आरू उसे मारते हुए रोती जा रही थी और जब उससे भी उसका और मन नहीं भरा तो वह अधिराज की गर्दन के पास जाकर सीने के पास जोर से बाइट करती है, जिससे अधिराज अपनी आंखें मींच लेता है। आरू उतने से ही नहीं रुकती, वह अधिराज के शर्ट के बटन खोलने लगती है। अधिराज के हाथ उसके कमर पर चले जाते हैं। आरू रोते हुए ही उसके खुले सीने पर हर जगह अपने दांत गदाने लगती है और तब तक गदाती है जब तक कि उसके अंदर का गुस्सा बाहर तक नहीं आ जाता। धीरे धीरे उसे बाइट करते करते वही उसके सीने पर कर रख रोने लगती है। अधिराज उस बालों को सहलाते हुए बोलता है, अब हो गया या अभी और गुस्सा उतारना है? ये सुन आरू बोलती है, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। ये सुन अधिराज बोलता है, आई नो आई एम बैड, से समथिंग न्यू। आरू अपनी नजर ऊपर कर अधिराज को देखती है तो अधिराज उसके गालों पर आए हुए आंसू को पोंछ उसे झटके से खुद के नीचे कर देता है। वही आरू की नजर उसके चेहरे से होते हुए उसके बॉडी पर जाती है, जहां पर उसकी इतनी जोर से काटने पर वहां कुछ नीले से निशान बन गए थे। उस पर हाथ रख रूधी आवाज में बोलती है, दर्द हो रहा है? ये कह अधिराज उसे देख बोलता है, चोट भी देती हो और दर्द का भी एहसास हो रहा है, मुझे सबसे ज्यादा दर्द तुम्हारे इन आंखों से है। आरू उसे देखने लगती है तो अधिराज उसके आंखों को चूम कर बोलता है, जिनमें बेहिसाब दर्द लिए बैठी हो। आरू की आंखों से फिर से आंसू गिर जाते हैं तो अधिराज उसके चेहरे को हाथ में भरते हुए बोलता है, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। ये सुन आरू उसे देखने लगती है और ना में सिर हिलाती है तो अधिराज बोलता है, एक बार फिर सोच लो, मौका है तुम्हारे पास मेरे बारे में जानने का। ये सुन आरू उसके चेहरे पर दोनों हाथ रखते हुए रुंधे आवाज में बोलती है, मुझे ऐसा कोई सच नहीं सुनना जिससे मैं हट होऊं, और यदि मैं हट हो जाऊंगी तो मुझे बहुत दर्द होता है। ये बात अपने दिल पर उंगली रख पॉइंट करती है और फिर अधिराज को देखते हुए बोलती है, आरू हट नहीं होना चाहती क्योंकि वह दूसरों को सिर्फ हट कर सकती है। अधिराज आरू को ही देख रहा था कि वाली लड़की कितनी ज्यादा मासूम थी, उस पर मासूमियत के साथ साथ कभी कभी बहुत समझदारी की बात कर दिया करती थी। तभी अधिराज बोलता है, और यदि कभी मेरा पास्ट मेरे फ्यूचर में आए तो? ये सुन आरू उसके आंखों में देख बोलती है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे बस आप चाहिए और कुछ नहीं। आप हमसे प्रॉमिस करिए आप मेरे अलावा कभी किसी के पास नहीं जाएंगे, अर्चना दी के पास भी नहीं। यह बोल उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगती है। अधिराज को जो शक था वह उसे अब क्लियर हो जाता है। उसे आरू के बिहेव से और अर्चना की कॉपी करने से ही समझ आ जाता है कि जरूर उसने उसे और अर्चना को एक साथ देखा था और उन दोनों के रिश्ते को गलत समझा था। वह किसी को भी एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझता, पर अपनी इस छोटी सी मासूम से प्यारी सी बीवी को वह एक्सप्लेन करना चाहता था ताकि वह हट ना रहे, क्योंकि उसके आंखों और चेहरे पर वह दर्द देख न जाने क्यों अधिराज के भी दिल में बहुत दर्द हो रहा था।
आरू भले ही हंसती मुस्कुराती रह रही थी पर दिल ही दिल में उसे एक तकलीफ थी जो अधिराज कभी नहीं चाहता था। शायद इसलिए उसने एक मौका आरू को दिया कि वह जो पूछना चाहे वह सारी बातें बता सकता था, पर आरू जिसे नहीं किसी से लेना देना था, उसे सिर्फ अधिराज से मतलब था। यही तो सच्चा प्यार होता है, जो इंसान ना ही पास्ट से मतलब होता है तो सिर्फ प्रेजेंट से जो उससे जुड़ा होता है। अधिराज अपनी सोच में गुम था, तभी उसे आरू की फिर से आवाज आती है, अगर आप कभी किसी के पास गए तो ये भूल जाएगा कि मैं आपके बिना मर जाऊंगी। ये सुन अधिराज उसे घुरने लगता है तो आरू अपने हाथों से आंसू पूछते हुए बोली, मैं मरने में नहीं मारने में विश्वास करती हूँ। उस हर इंसान को जान से मार दूंगी जो आपके करीब आएगा। ये बोल वह धीरे से अपने होठों को ऊपर कर अधिराज के होठों को चूम लेती है। आरू के चेहरे पर एक स्माइल थी। अपने लिए इतना ज्यादा प्यार देख अधिराज उसके चेहरे पर हाथ रख उसके होठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए बोलता है, यू लव मी। आरू ना में सिर हिलाती है। अधिराज उसे घुरता है तो आरू बोलती है, मैं आपके लिए पजेसिव हूँ। जानते हैं क्यों? अधिराज उसे देखता है तो आरू उसके और बेहद करीब आते हुए बोलती है, क्योंकि यू आर माइन, ओनली माइन। आई कैनॉट शेयर यू विद एनीवन बिकॉज यू आर माई हस्बैंड। ये बोल उसको देखने लगती है। आरू ने भले ही अपना पजेसिवपन दिखाया था, उसने भले ही यह कहा था कि वह प्यार नहीं करती, पर उसने इनडायरेक्ट अधिराज को अपना प्यार और पागलपन ही दिखाया था, जिसे देख अधिराज के चेहरे पर एक अंदर से सुकून खुशी आती है। वह अपने पार्टनर को अपने प्रति इतना लॉयल देख अधिराज से अब और रुका नहीं जाता और वह उसकी गर्दन में हाथ डाल उसे खुद के करीब कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। आरू अपनी आंखें बंद कर लेती है और कसकर अधिराज के सीने से लग जाती है। वही अधिराज उसे बेहद डोमिनेटिंग होकर किस करने लगता है। दोनों के ही होठ आपस में एक दूसरे से खेल रहे थे। अधिराज को आरू के कन्फेशन से आज एक अलग ही फील हो रहा था। वही आरू को अधिराज के नजदीकी से और उसके अपने पास होने से एक अलग ही खुशी थी। दोनों ही एक दूसरे को बेहद पैशनेट होकर किस कर रहे थे। अधिराज फिर से एक बार पलटता है और आरू को अपने नीचे कर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है, क्योंकि आरू को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अधिराज आरू को अपने खुद के नीचे किए हुए ही उसके हाथों में हाथ फंसा उसके गर्दन में चेहरा छुपा वैसे ही लेटा था और आरू भी अधिराज की मौजूदगी को आंखें बंद कर वैसे ही महसूस कर रही थी। कुछ देर में अधिराज उसके हाथों को रिहा करता है तो आरू अपने हाथों को उसके कमर पर लपेट लेती है। आरू के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, पर वह अधिराज की मौजूदगी को संभाल लेना चाहती थी। लगभग 10 मिनट के बाद ही अधिराज को फील होता है कि आरू हिल फिर नहीं रही है। यह महसूस कर वह उसके बालों से अपना चेहरा ऊपर कर देखता है तो आरू गहरी नींद में जा चुकी थी। ये देख अधिराज के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह झुककर आरू के माथे को चूम लेता है और उसके गाल पर हाथ रख उसके होठों को धीरे से चूमते हुए बोलता है, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी भी हट नहीं होने दूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बोलते हुए अधिराज के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह फिर से आरू के चेहरे को चूमने लगता है और फिर उसके होठों को चूम अपने सीने से लगा बोलता है, पता नहीं था कि कभी मैं दोबारा किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। ये बोलते हुए वह आंखें बंद करता है तो उसके सामने एक लड़की की छवि आती है जो वह आरू तो नहीं थी, उसे लड़की की छवि देख अधिराज अपने अंदर एक दर्द महसूस करता है, पर जैसे ही आंखें खोलता है तो आरू का चेहरा देख बोला, अब तुम मेरे दिल में जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारी जगह पर किसी ने अपना कब्जा कर लिया है, जो इतनी पागल और जिद्दी है कि तुम चाह कर भी उसे अब खुद से दूर नहीं कर पाओगी। ये बोलते हुए वह आरू को अपनी बाहों में समेट लेता है। वहीं दूसरी तरफ सभी आरू का इंतजार करते करते थक गए थे। सभी ने प्लान बनाया था कि वह सभी अपना पार्टी करेंगे, पर आरू को अब तक न आता देख सभी का पार्टी करने का मूड भी नहीं था। तभी सौम्या बोलती है, तुम सब जाओ, मैं आराम करना चाहती हूँ। श्रुति और बरखा दोनों ही उठती है और दूसरे कमरे की तरफ जाने लगते हैं। वही शिवम भी जो अब तक आ चुका था और प्रियांशु के साथ आरू का ही इंतजार कर रहा था, पर आरू नहीं आती। वही अधिराज जो आरू की सरगोशी में था, उसके मोबाइल में मैसेज आता है। वह अपना मोबाइल उठाकर जब मैसेज देखता है तो वही एक नजर आरू को देख फिर से उसके माथे को चूम धीरे से उठता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर फिर से उसे एकटक देखने लगता है। फिर वो उठकर खड़ा होता है, तभी उसकी नजर मिरर पर जाती है जहां अपने बॉडी को देखता है जहां आरू के काटने के निशान थे। ये देख उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपनी शर्ट के बटन बंद करता है और वहां से निकल जाता है। वही बरखा अपनी मां से मिलकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। चारों तरफ की लाइट को हल्की डीम कर दी गई थी क्योंकि अब लगभग पूरा फार्म हाउस शांत हो चुका था। तभी बरखा को कुछ गिरने की आवाज आती है तो वह इधर उधर देखने लगती है और बोलती है, कौन है? पर किसी की आवाज नहीं आती। ये देख वह फिर जाने लगती है तो उसे किसी के पैरों की आवाज आती है। वह अपना चेहरा घुमा इधर उधर देखती है तो उसे किसी की परछाई दिखती है। ये देख न जाने क्यों उसे एक पल के लिए डर सा लगता है। तभी वह हिम्मत कर कुछ सोच वह आगे बढ़ती है। वही वह शख्स बरखा को अपने सामने आते देख वह धीरे से एक पिलर के पास छुप जाता है। तभी बरखा उस इंसान के पास पहुंच पाते तभी उसे सामने से आवाज आती है, बरखा तुम यहाँ? बरखा सामने देखती है तो वहाँ आदित्य था। आदित्य को देखकर बोलती है, आप यहाँ पर? आप लोग इतनी रात को जगे हैं? ये सुन आदित्य हंसते हुए बोला, नहीं, हम सब अपने कमरे में ही जा रहे थे। ये सुन बरखा घूरते हुए बोली, सुना था आप सभी पार्टी करने वाले हैं। ये सुन आदित्य कुछ पल चुप हो जाता है, फिर बोलता है, हाँ करने वाले थे, लेकिन अब कैंसिल हो गई है क्योंकि तुम्हें तो पता ही है हमारी हिटलर माँ ये सब अलाउ नहीं करती। बरखा मुस्कुराते हुए बोली, इस मामले में मैं उनके साथ हूँ। ये बोल वह जाते हुए बोलती है, आप ही जाए आराम करिए, कल आपके दोस्त की बारात जो लेकर आनी है। ये बोल वह चली जाती है। तभी पिलर के पीछे से शिव बाहर निकलता है, जिसके हाथों में ढेर सारी शराब की बोतल थी। वह धीरे से पूछता है, गई?
ये सुन आदित्य उसके हाथ से 2-4 शराब के बोतल लेते हुए बोलता है, हाँ गई। तभी शिव बोलता है, वैसे यह है कौन? ये सुन आदित्य कुछ पल रुकता है और फिर उसे देख बोलता है, वैभव की बहन और मेरी क्रश। ये बोल चला जाता है। वही शिव जब ये सुनता है तो मन ही मन बोलता है, ओ तेरी की मतलब यह मेरी डार्लिंग की बहन है, अब मजा आएगा। ये बोल वह वहां से चला जाता है। एपिसोड 124 बैचलर पार्टी। शिव का डांस बनना, नशे में धुत लैला मैं लैला। अब आगे शिव और आदित्य दोनों ही छत पर जाते हैं तो वहां पर वैभव, प्रीतम, भैरवी पहले से ही ऊपर छत पर बैठे हुए थे। तभी शिव और आदित्य दोनों ही वहां पर जाकर उनके पास कुछ बोतल वाइन का रख देते हैं। वैभव आंखें बड़ी कर, तो क्या तुम सभी आज दारू पीने और पिलाने वाले हो? ये सुन प्रीतम वैभव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्यों बैचलर पार्टी, क्या तुम जूस पीकर मनाना चाहते हो? ये सुनते ही शिव हंसने लगता है। तभी शिव वहां पर गिलास लगाते हुए बोला, आज अपनी जिंदगी जी लो मेरी जान, कल पता नहीं बीवी तुम्हें पीने दे या ना पीने दे। अभी भी यह हो सकता है अगर तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों यार दोनों ही खूब मस्त जाम लगाएंगे। ये सुन वैभव उसे गुस्से में देखते हुए बोला, तुम्हारे साथ होने से अच्छा मैं फांसी पर न लटक जाऊं। ये सुन शिव मुंह बनाते हुए बोलता है, साला मेरी कोई कदर ही नहीं है। ये बोल वह गिलास में जूस निकालते हुए बोलता है, वैसे तुम्हारी बहना है बहुत खूबसूरत, क्या कहते हो उस पर ट्राई करूं? ये सुन वैभव खींचकर उसे मुक्का मारता है। बेचारा शिव बोतल के साथ ही लुढ़क जाता है। ये देख आदित्य हंसने लगता है। तभी वहां पर उन्हें अधिराज आता हुआ दिखाई देता है। अधिराज को आता देख शिव, जो पहले ही 2-4 पैक लगा चुका था, वह अधिराज को देखते हुए बोलता है, अरे देखो देखो कौन आया है। अधिराज सिंह राजावत। ये देखने में एक बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा इंसान है, पर साला हमसे पूछो ये कैसा है? एक नंबर का पापी इंसान है उसके। ये बोलते ही आदित्य उसके मुंह पर हाथ रखता है, पर वह उसके मुंह पर से हाथ हटाकर बोलता है, मैंने तो समझा था कि यह हर किसी के साथ ऐसा है, पर अभी अभी मैंने इन्हीं आंखों से देखा, इतने प्यार से अपनी बीवी को अपनी गोद में उठा रहा था, है मेरा तो दिल ही टूट गया। शिव नशे की हालत में बोलते ही जा रहा था। उसकी नौटंकी सुन अधिराज वहां से उठता है और जमीन पर बैठ चेयर से टिक वाइन की एक बोतल को सीधे मुंह पर लगाते हुए एक घुट मुंह में भर बोलता है, सुना है पेरिस में तुम 2 दिन जेल में रहकर आए हो। ये बोल अपने मुंह में वाइन का बोतल लगा लेता है। ये सुनते ही शिव, जो अभी बड़े हिताव से पिए जा रहा था, उसके मुंह से वह निकल जाता है और वह आंखें बड़ी करके बोलता है, तुम्हें कैसे पता? ये सुन अधिराज बोलता है, तुम्हारा बाप कौन है? ये सुन शिव उसकी तरफ उंगली दिखाता है जैसे बोल रहा हूँ मेरे बाप तुम हो। तो अधिराज आंखें छोटी करके बोला, तब तुम बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सारी हरकत मुझसे छुपी रहेगी? यह सुनते ही प्रीतम बोलता है, वैसे तुझे शायद पता नहीं, तुझे जेल से बाहर निकलने वाला मैं ही था। ये सुन सभी को देखता है जो उसे ही देख रहे थे। ये सुन शिव अधिराज के पैरों पर गिरते हुए, बस कर भाई, कुछ मत बताओ, मेरी इज्जत बचा ले इन सबसे। ये सुन आदित्य उसे पीछे कॉलर पकड़कर खींचता है और पूछता है, भाई क्या हुआ था, जरा हमें भी तो उसके कान के बारे में बताओ। ये सुनते ही प्रीतम बताता है, ज्यादा कुछ नहीं, हर जगह जो अपनी छिछोरीपंती दिखाता है वही वह वहां पर दिखाया था। बेचारा इसे नहीं पता था ये जिस इंसान से फ्लर्ट कर रहा है वह इससे भी बड़ा फ्लर्टी था। बस फिर क्या था, इसे पढ़कर रूम में खींच कर ले गया और इसके इज्जत को तार तार करने वाला था, पर बेचारे ने बड़ी मुश्किल से उसे अपनी जान बचाई थी, उस पर हमला करके अब था ही वह हट्टा कट्टा। लेकिन सुबह होते ही उस इंसान ने इस पर हरेसमेंट का केस दर्ज करा दिया। ये सुनते ही वैभव आदित्य दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। शिव अधिराज को घूरने लगता है। तभी अधिराज बोलता है, मुझे घूरने से अच्छा है अब तुम ये सोचो, अगर यही बात सारी फैमिली वालों को और तुम्हारी प्रिय फैमिली को पता चला तो फिर क्या होगा? ये सुनते ही शिव, जो अभी घूर रहा था, वह फिर से मिमियाते हुए बोलता है, भाई क्यों मेरी इज्जत का कबाड़ा कर रहे हो? तुम्हें चाहिए क्या? ये सुनते ही अधिराज एक घूंट लगा बोला, अब आए ना पॉइंट पर। प्रीतम वैसे हमें क्या चाहिए? ये सुन प्रीतम भी अपने मुंह पर वाइन का गिलास लगाते हुए बोलता है, वैसे बैचलर पार्टी में तो अच्छी खासी नचनिया डांसर को होना चाहिए था, पर हम तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पीने आए हैं क्योंकि हमारे बिग मैडम हमें छोड़ेंगी नहीं, तो क्यों ना नाचने वाला प्रोग्राम तुम ही कर लो, वह भी पूरे गेटअप के साथ। ये सुनते ही शिव का हाल बेहाल हो जाता है और जान जाता है ये सब छोड़ेंगे नहीं। फिर भी आखिरी ट्राई करते हुए बोलता है, वैसे गेटअप तो नहीं। वह इतना ही बोलता है कि प्रीतम उसकी तरफ एक साड़ी फेंकते हुए बोलता है, हमारे पास पहले से ही मौजूद है। ये सुनते ही शिव मन ही मन बोलता है, साले कमीनों कुत्तों, तुम सभी से मैं अपना बदला चुन चुन कर लेकर रहूंगा। कुछ ही देर में प्रीतम वह एक गाना लगा देता है और शिव सभी को घुरते हुए साड़ी लपेट लेता है और खुद को कवर कर अपने सिर पर रखता है। तभी प्रीतम गाना बजाता है, लैला ओ लैला मैं तेरी लैला। बस फिर क्या था, शिव ने अपना हॉट डांस परफॉर्मेंस देना शुरू किया, वह भी फुल मूवी की तरह। दारू के नशे में पीते हुए रोमांटिक तरह से डांस कर रहा था। वही वैभव के मुंह में आदित्य शराब की गिलास लगाते हैं, बोलता है, संत शादी के बाद बन जाना। अभी लेपी उसके मुंह से एक गिलास वाइन नीचे उतार देता है, फिर दूसरा गिलास देता है। वही वैभव भी थोड़ी देर में फुल मूड में हो जाता है। वही अधिराज, भैरवी, सभी का शिव को देखकर उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो रहा था। अधिराज के चेहरे पर हंसी थी, आखिर वह सब शिव का ही पोपट बना पाते थे। वह सही अपने में ही मस्त, इस बात से अनजान कोई उनकी अच्छी खासी वीडियो बना रहा है। वह कोई और नहीं शिवम और प्रियांशु थे, जो अपनी पार्टी तो उनकी नहीं हुई थी, पर वह दोनों चोरी से खुद ही छत पर अपना पैक लगाने आए थे। पर यहाँ पर यह मनोरंजन देख तो उनकी हवा ही उड़ गई और वह वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे, पर एक दूसरे के देखने के आड़ में वहीं पर गिर जाते हैं। तभी उनकी आवाज सुन सभी पीछे देखते हैं तो दोनों दांत दिखाते हुए खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हम गलती से आ गए, हम जाते हैं। ये बोल जाने को होता है, तभी शिव जाकर उन दोनों को खींच कर लाकर खड़ा करता है और बोलता है, बचकर कहाँ जा रहे हो?
ये बोल उन दोनों को खींचता है और बोलता है, चलो तुम दोनों जरा मेरा साथ दो। ये सुनते ही दोनों कुछ बोलते हैं। तभी शिवम प्रियांशु को धकियाता है तो प्रियांशु चिढ़कर उसे देखता है तो शिवम उसे कुछ इशारा करता है। तभी प्रियांशु की नज़र भी उस बोतल पर जाती है। ये काफ़ी महंगी और ब्रांड बोतल थी जो उनके नसीब में फिलहाल में नहीं थी, क्योंकि यह काफ़ी रेयर कलेक्शन थी जो कुछ ही लोगों के पास थी। ये देखते ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर बोलते हैं, हम तैयार हैं पर इसके बदले हमें कुछ चाहिए। ये सुन शिव अपनी आईब्रोज ऊपर करता है तो वह सभी बोतल की तरफ इशारा करते हैं। तो अधिराज कुछ कहता तभी प्रीतम बोलता है, यार चखने देना, वैसे ही 20 से पार हो गए हैं, हम नहीं देंगे तो साले सब चोरी से पिएंगे, आज फुल एंजॉय करने का मूड है। अधिराज कुछ नहीं बोलता तो प्रीतम दोनों ही इशारा कर देता है। फिर क्या था, अपना मस्त का जाम लगाते हुए सभी धूम कर नाचते हुए अपना बैचलर पार्टी एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद वैभव वहां से उठते हुए बोलता है, वैसे मेरा हो गया, ये बोल खड़ा होता है फिर लड़खड़ा जाता है और बोलता है, मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ, गुड नाइट सभी से बोलता है और चला जाता है। आदित्य बोलता है, मैं भी चलता हूँ, पर ये कहते ही वही गिर जाता है। वही हाल प्रीतम शिवम शिव का था। वही अधिराज अपने कमरे में जाता है तो आरू को बिस्तर पर आधे टेढ़े सोया पाता है। ये देख वह कमरे में अंदर जाता है, उसके भी पैर थोड़े कांप रहे थे। आज उसने काफी शराब पी थी। वह बेड पर जाता है और आरू को खींचकर बिस्तर पर सही करता है और कंबल ओढ़ाते हुए अपनी शर्ट की बटन रिमूव कर वहां आरू के पास जाकर उसे अपनी बाहों के आगोश में लेकर आंखें बंद कर लेता है। वही वैभव अपने में ही गुनगुनाते जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था वह किस तरफ जाए। तभी वह जाते हुए ही किसी से टकरा जाता है। सामने है जो कोई और नहीं सौम्या थी। वह हड़बड़ा कर बोलती है, कौन है, क्योंकि वहां पर थोड़ा अंधेरा था। सौम्या को प्यास लगी थी और सभी घोड़े बेचकर सो रहे थे, इस वजह से वह चली जाती है पानी लेने के लिए, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी टक्कर वैभव से होगी। वह कुछ बोलती तभी वैभव उसे कमर से पकड़ दीवार से लगा देता है। सौम्या चिल्लाने को होती है कि उसके मुंह पर वैभव हाथ रखते हुए बोलता है, शुश चुप रहो, मैं हूं। सौम्या समझ जाती है कि ये वैभव है, पर वैभव के पास से तेज शराब की दुर्गंध आ रही थी और वह उसको इतने नशे में देख वह गू गू की आवाज करने लगती है। ये देख वैभव बोलता है, क्या तुम गूंगी हो। सौम्या को गुस्सा आता है और वह अपने पैरों से उसके पैर पर वार करती है तो वैभव का मुंह से हाथ हट जाती है। सौम्या गहरी सांस लेते हुए बोलती है, पागल हो गए हैं आप, मेरे मुंह पर हाथ रखा है और मुझे भी गूंगी बोल रहे हैं, और आपने शराब पी है, क्यों। ये सुनते ही वैभव बोलता है, मैंने नहीं पी, ये सब मेरे कमबख्त दोस्तों ने पिलाई, ये कह के कि शादी के बाद तुम मुझे पीने नहीं दोगी। ये सुन सौम्या अंधेरे में ही उसे घूरते हुए बोलती है, उन्होंने सही कहा, आपको इतने अंधेरे में इधर उधर चला नहीं जा रहा है, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। वह आगे बढ़ पाती तभी वैभव कमर से पकड़कर उसे खुद के पास खींच लेता है। ये होते ही एक पल के लिए सौम्या घबरा सी जाती है। तभी वैभव उसे खुद के करीब खींचते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारे पास रहना है, कहीं नहीं जाना। ये सुनते ही सौम्या के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वैभव पूरी तरह से नशे में चूर था, वह सौम्या के ऊपर ही धीरे धीरे निढाल हो रहा था। ये देख सौम्या बड़ी मुश्किल से उस हटे इंसान को संभालते हुए बोलती है, देखिए चलिए हम आपके कमरे में आपको छोड़ देते हैं, इस तरह मत करिए नहीं तो सभी लोग उठ जाएंगे तो क्या सोचेंगे। ये सुन वैभव बोलता है, मैं अपनी बीवी से मिल रहा हूँ, इसमें किसी को क्या मतलब है। सौम्या अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, कहाँ फंस गई, यह कह वह उसे खींचते हुए लगभग ले जाती है और वैभव के कमरे में जाती है तो वहां पर इस समय कोई नहीं था। तभी सौम्या उसे ले जाकर बिस्तर पर लेटा देती है और उसके जूते निकाल वह उसे कंबल ओढ़ा कर जाने लगती है। तभी वैभव उसका हाथ पकड़ बोलता है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे पास रहना है। ये बोल उसका हाथ खींचकर खुद के नीचे कर देता है। सौम्या घबरा सी जाती है, ना जाने क्यों उसके मन में एक अजीब अजीब सा ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि अक्सर नशे में लोग क्या से क्या कर जाते हैं। वह घबरा कर बोलती है, वैभव प्लीज हमें जाने दीजिए, माँ ने मना किया है, शादी से पहले नहीं मिलना चाहिए। ये सब वह बोली जा रही थी कि उसे वैभव के होंठ अपने गर्दन पर महसूस होते हैं। ये होते ही उसकी दिल की धड़कनें अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है, साथ में एक डर भी वह खुद से बोले जा रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि वैभव कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। वह नजर उठाकर देखती है तो वह सो चुका था। ये देख गहरी सांस लेती है, उसकी मुश्किलें अब बढ़ाने वाली थी क्योंकि वैभव उसके ऊपर से हट ही नहीं रहा था, मतलब सौम्या उसे हिला भी नहीं पा रही थी। बड़ी मशक्कत के बाद अब उसे रोना आ रहा था। तभी दरवाजा खुलता है तो सामने इंसान को देख सौम्या हड़बड़ा जाती है। सामने भैरवी था। सौम्या का तो डर से हाल बेहाल हो गया था, उसके आंख से आंसू आ जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। तभी भैरवी एक नजर उन दोनों को देखता है और बिना कुछ कहे उसके पास जाकर वह वैभव को उसके ऊपर से खींचकर सीधा सुला देता है। सौम्या बिना कुछ कहे वहां से उठकर भाग जाती है। ये देख भैरवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह घुरकर वैभव को बोलता है, वह जा चुकी है। ये सुनते ही वैभव अपनी आंखें खोलता है और पेट के बल फिर से लेट जाता है और मुस्कुराने लगता है। भैरवी भी उसके बगल में ही लेट आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह आज का दिन वह दिन था जो सभी के लिए एक खुशियों से भरा था, तो कुछ लोगों के लिए भाग दौड़। आज सुबह से ही सारे लोग सभी काम में जुड़े हुए थे, लगभग सारे मेहमान भी आ चुके थे। आज शादी का दिन था जो कि शाम को ही मुहूर्त के हिसाब से रखी गई थी। वही सभी अपने अपने तैयारी में कुछ बचे रस्मों में दोपहर से धीरे धीरे शाम हो जाती है और इस बीच आरू शिवम प्रियांशु श्रुति चारों ही इधर से उधर दौड़ घर में एक अलग ही खुशियां बनाई हुई थी। तो कुछ लोग जिम्मेदारी से काम कर रही थी, पर इसमें कुछ अलग था, वह था आरू का दिल से खुश होना। हाँ ये सच था, आरू आज बहुत खुश थी, उसके चेहरे की खुशी प्योर थी। कुछ लोगों के लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि कल आरू जो बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी और बाद में कुछ न कुछ किसी को बोल रही थी, आज दिल से खुश थी। यहाँ तक कि अर्चना के भी आगे पीछे लगी हुई थी।
अर्चना भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह आरू सच्ची थी या ये। वही अधिराज आरू की खुशी को देख रहा था, उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसे आखिर यही तो चाहिए था कि आरू दिल से भी उसे खुश हो और बाहर से भी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस बीच सभी ने रस्मों के हिसाब से अपनी पार्टी चुन ली थी। दरअसल सभी को रस्म में जूते चुराना था, तो उस हिसाब से सारी लड़कियां सौम्या की तरफ से होती हैं और सारे लड़के वैभव की तरफ से। वही सौम्या का इस समय मेकअप चल रहा था और सभी प्लानिंग कर रहे थे। तभी आरू की नज़र किसी झांकते हुए नजरों पर पड़ी तो वह सभी को इशारा करती है और चुप होने को बोल धीरे धीरे वह सभी को बात करने का इशारा कर डोर पर जाती है। तभी वह झटके से उसे इंसान को पकड़कर खींचती है। वह कोई और नहीं, एक छोटा बच्चा था जो कि रूहान था। रूहान को देख आरू कमर पर हाथ रखते हुए बोलती है, हे तुम कौन हो? मैं तुम्हें यहाँ 2 दिन से देख रही हूँ। तुम चोरों की तरह हमारी बात क्यों सुन रहे थे? ये बात सुन रूहान भी उसी की तरह कमर पर हाथ रखते हुए बोलता है डॉल दी, मैं चोर नहीं हूँ, यह मेरा घर है और मेरे पापा का, मैं चाहे जहाँ भी आ सकता हूँ और जा सकता हूँ। ये सुन आरू आंखें टिमटिमाते हुए बोली, तारीफ के लिए थैंकू। फिर घुरते हुए बोलती है, और दूसरी बात, ये तुम्हारी किसी पापा का नहीं, मेरे पापा और मेरे पति का घर है, समझे छोटू पिड्डू गोलू मोलू बच्चे। ये कह वह उसे अपनी नीली नीली आंखों से घूरने लगती है। एपिसोड 125 शादी। अधिराज आरू करीबी, आरू रूहान नोकझोंक। अब आगे आरू रूहान को कमर पर हाथ रख रखी घुरे जा रही थी। वही रूहान भी अपने कमर पर हाथ रख छोटी छोटी आंखों से घुर रहा था, क्योंकि आरू ने उसे पिद्दू और गोलू मोलू कहा, जिससे रूहान नाराज हो गया था। वह एक कदम आरू की तरफ बढ़ाते हुए वह उसे घूरते हुए बोलता है, क्यों डॉल, आपको पता है मुझे कोई गोलू मोलू पिद्दू बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये सुन आरू मुंह बनाते हुए उसे जीभ दिखाकर बोलता है, अब तुम गोलू मोलू से हो ही तो तुम्हें कोई गोलू ही बोलेगा ना। अब मैं क्यूट सी डाल हूं तो तुम मुझे क्यूट डॉल बोल रहे हो। ये बात आरू इतनी मासूमियत से बोलती है कि एक पल के लिए रूहान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बात तो सही है। फिर अगले ही पल उसे याद आता है तो वह आरू को देखते हुए अपने हाथ बांधते हुए बोलता है, नहीं मैं गोलू मोलू नहीं हूँ, मैं अपने पापा की तरह बहुत हैंडसम हूँ और स्मार्ट भी। आरू बोलती है, इम्पॉसिबल, तुम्हारे पापा बिल्कुल ही तुम्हारे जैसे गोलू मोलू होंगे, तभी तुम उनके जैसे पड़े हो। पर रूहान भी अपने जिद पर आते हुए बोला, नहीं मैं अपने पापा जैसा हूँ। दोनों की ही आपस में बढ़ती बात देख बरखा उसे देख बोलती है, आरू तू क्या एक छोटे बच्चों से बच्चों जैसी लड़ रही हो? थोड़ी सी तुम्हें अक्ल है कि नहीं? पर दोनों ही एक दूसरे को घुरे जा रहे थे। तभी स्वरा भी वहां पर आ जाती है जो उसे ही खोज रही थी। उसके हाथ में एक शेरवानी थी। स्वरा को देखते ही रूहान जाकर उसके गले लग जाता है और बोलता है, मम्मा देखो ना, यह मुझे बोल रही है मैं अपने पापा जैसे हैंडसम और स्मार्ट नहीं हूँ, आप बताओ कि मेरे पापा कितने हैंडसम है। स्वरा कुछ बोलती तभी आरू बोलती है, हाँ हाँ मुझे भी जरा मिलवाना, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन है जो इतना सुंदर और हैंडसम है, या फिर तुम ऐसे ही फेंक रहे हो। स्वरा आरू को ही देखे जा रही थी जो बच्चों के जैसे उसके बच्चे से लड़ रही थी। ये देख उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी वह बहुत प्यार से रूहान को समझाते हुए बोलती है, बेटा वह आपसे बड़ी है ना, ऐसी बात नहीं करते। ये सुन वह कुछ बोलता तभी प्रीतम बाहर से अंदर आते हुए बोलता है, अभी आपको वैभव चाचू के बारात में भी तो आना है ना, आप चलिए और जल्दी से यह शेरवानी पहन लीजिए, आपको आपके डैड बुला रहे हैं। ये सुनते ही रूहान आरू को घूरते हुए अपनी शेरवानी लेकर भाग जाता है। ये सुनते ही आरू कुछ बोलती तभी स्वरा उठकर खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, बच्चा है बस ऐसे ही बातें कर रहा है, अगर उसने कुछ गलत बोला हो तो हमें माफ। वह इतना ही कहती है तभी आरू उसके पास जाते उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, स्वरा दी मुझे भी पता है वह बच्चा है, बस मैं उसकी टांग खींचते हुए मजा आ रहा था इसलिए मैं उसे परेशान कर रही थी और बाकी कुछ नहीं। पर हाँ मैंने उसका एक प्लान खराब कर दिया। स्वरा ना समझी में उसे देखती है तो आरू हंसते हुए बोलती है, वह दी आपका पिद्दू सा बेटा यहाँ हमारी जासूसी करने आया था, जरूर लड़कों वाले ने भेजा होगा और मैंने उसे अपनी बातों में फंसा कर उसे भुलवा दिया कि वह यहाँ आया क्यों था। ये बोल हंसने लगती है। स्वरा बस मुस्कुरा देती है। तभी आरू मुंह बनाते हुए रुक कर बोलती है, पर दी आप किसकी तरफ से हो? ये सुनते ही स्वरा उसके गाल खींचते हुए, सॉरी पर मैं अपने दोस्त वैभव की तरफ से हूँ। अब भाई कोई तो उसकी तरफ से होना चाहिए, अब उसकी बहन अपने दोस्त की तरफ हो गई है। तो ये सुन आरू कुछ नहीं बोलती और मुस्कुरा देती है और चली जाती है। दरअसल इन कुछ दिनों में स्वरा से भी आरू की अच्छी बनने लगी थी। स्वरा बेहद प्यार से उससे बात करती थी, इसलिए आरू को भी बहुत अच्छा लगता था। कुछ देर बाद पूनम जी भी कमरे में आती है तो अब तक सौम्या लगभग तैयार हो चुकी थी। उसे ज्वेलरी पहनाया जा रहा था। सौम्या जैसे ही अपने माँ को देखती है वह वैसे ही जाकर अपनी माँ के गले लग जाती है और रोने लगती है। पर वह ज्यादा रो पाती तभी पीछे से श्रुति बोलती है, यार सौम्या क्यों इतनी मेकअप को खराब कर रही हो यार, विदाई के वक्त रो लेना। उसकी यह बात सुन सभी हंस देते हैं। तभी पूनम उसकी आंसू को पोंछते हुए उसके माथे को चूम बोलती है, बच्चा ऐसे मत रो, कौन सा तुम दूर जा रही हो? ये सुन सौम्या कुछ बोलती तभी पूनम बोलती है, कुछ देर में नीचे बारात सभी लोग लेकर आ रहे हैं। ये सुन सौम्या शर्म से मुस्कुरा देती है। तभी पूनम सभी को देखते हुए बोली, आप सभी तैयार हो जाए। सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। आरू भी अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाती है तो वहां अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से अपने लिए राधिका की पसंद की हुई कपड़े को निकलती है और उसे बिस्तर पर रखती है। तभी उसकी नज़र बिस्तर के कोने पर जाती है तो वह जाकर उसे उठाकर देखती है और उसे खोलती है तो उसमें एक छोटा सा कार्ड रखा था जिसमें लिखा था, मैं चाहता हूँ कि मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ इस ड्रेस को पहने। आरू ये देख मुंह बनाकर बोलता है, लेटर भी लिखा तो इतना छोटा सा। ये बोल वह उस बॉक्स को खोलती है तो उसकी आंखें ही चमक से जाती है। वह उसे उठाकर देखती है तो वह खुशी के साथ बोलती है, पीच कलर माई फेवरेट कलर। हाय
कितना प्यारा लहंगा है और इतना हल्का भी। दरअसल आरू को भारी चीज पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसी कारण वह ट्रेडिशनल कपड़े ज्यादा नहीं पहनती थी। अधिराज ने उसके लिए जो लहंगा चुनरी भेजा था वह बेहद हल्का पर देखने में काफी एक्सपेंसिव थी। आरू एक बार उस ड्रेस को देखती है जिसमें काफी वक्चर थे, पर यह उसकी सासू माँ ने दी थी। वह सोचने लगती है अगर मैंने वह नहीं पहना तो चाचा को बुरा लग सकता है। कुछ सोचते हुए अधिराज के दिए कपड़े को लेकर बाथरूम में चली जाती है। फिर वह पहनकर बाहर आती है और वहां मिरर में खुद को देखते हुए एक फ्लाइंग किस देते हुए बोलती है, हाय मेरी कमर कितनी प्यारी है, सॉरी सॉरी कितनी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी है। ये कह वह अपनी उस पतली सी कमर को देखने लगती है। फिर एक बार ऊपर से नीचे अपनी बॉडी को और उस लहंगे को देख बोलती है, एकदम परफेक्ट है। आरू अपने में ही बरबदाए जा रही थी, तभी उसकी नजर अपने कंधे से गिर रही ब्लाउज पर जाती है जो बैक काफी ज्यादा डीप नेक था, बैकलेस था, इस वजह से वह खिसक रही थी। वह उसे पकड़ उसकी डोरी को बांधने लगती है, पर वह बांध नहीं पा रही थी और उसके हाथ भी दर्द होने लगता है। काफी मशक्कत के बाद भी अब उससे डोरी नहीं बंध रही थी तो उसे रोना आ रहा था। तभी आरू को अपने पीठ पर किसी का हाथ महसूस होता है। वह झट से सामने मिरर पर देखती है तो देखती रह जाती है। सामने अधिराज, जिसने इस समय पीच कलर का बेहद खूबसूरत वर्क वाला कुर्ता और पजामा पहना हुआ था, जिसमें उसका लुक आज बेहद डिफरेंट लग रहा था। आरू उसे ही घूर रही थी। वही अधिराज आरू देखते हुए उसकी पीठ की डोरी बांधते हुए उसकी पीठ पर हल्का सा किस कर देता है। उसके इस एक्शन से आरू अपने होश में आती है और वह अधिराज को देखने लगती है। तभी अधिराज उसके उस पतली सी कमर में अपनी हाथ डाल उसके पेट पर हाथ का दबाव बना खुद के सीने से चिपकाते हुए अपने चीन को उसके गर्दन पर रखते हुए बोलता है, स्वीट हार्ट आई नो मैं बेहद हैंडसम और स्मार्ट हूँ, पर मुझे ऐसे भी मत देखो। वह क्या है ना, ये बोलते हुए उसके कान के पास जाकर उसके कानों को भी होठों से छूते हुए धीरे से बोलता है, मुझसे कंट्रोल नहीं होता है और कहीं मैं कुछ कर ना दूं। वह इतना ही बोलता है कि आरू को उसका बोलना आरू के लिए एक अंदर से कंपन का एहसास होता है, क्योंकि अधिराज उसके ईयरलोब को बार बार अपने होठों से छू रहा था, जिससे आरू के हाथ अपने लहंगे पर कस जाते हैं और वह अपने कैपते हुए होठों से बोलती है, प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे अजीब सा लग रहा है। अधिराज आंखें बंद कर आरू की खूबसूरती में खोया उसे महसूस कर रहा था। अचानक वह अपनी आंखें खोलता है और एक गहरी सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल कर आरू से दूर होता है और उसे ऊपर से नीचे देखने लगता है। आरू, जिसको अधिराज की नजरें अपने ऊपर महसूस होती है तो वह शर्म से अपना चेहरा झुका लेती है। ये देख अधिराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी अधिराज बोलता है, एकदम परफेक्ट। उसके बाद वह आलू के पास जाता है और वही ड्रेसिंग टेबल से वही आरू का रखा चूड़ा उठाता है और उसके हाथों में पहनाने लगता है और उसे बेड पर बैठा देता है। आरू चुपचाप बस उसको देखे जा रही थी। चूड़ा पहनाने के बाद अधिराज वहीं पर रखे एक गले का सेट आरू के गले में डाल उसे पहना देता है। फिर उसके बाद उसके कान का पहनाता है। फिर उसके बालों का, जिसका आरू पहले से ही जुड़ा बनाई थी, उसे खोल देता है, जिससे वह आलू की पीठ पर बिखर जाता है। फिर अधिराज सिंदूर उठाता है और वह आरू के मांग में पूरा भर देता है। यह महसूस होते ही आरू अधिराज को देखने लगती है जैसे ये कहना चाहती थी, ऐसा क्यों। अधिराज झुककर उसके माथे को चूमता है और उसके उस भरे हुए मांग में मांग टीका पहना देता है। यह महसूस होते ही आरू की आंख से एक बूंद आंसू बह जाता है। उसे इस बात की बहुत तकलीफ थी कि उसे अपनी शादी लोगों से छुपानी पड़ रही थी। वह सभी को चीख कर बताना चाहती थी, ये डेविल उसका पति है, जो दुनिया के लिए निर्दयी डेविल उसके लिए कितना सॉफ्ट है, पर यह हक अभी अधिराज ने उसे नहीं दिया था। अधिराज उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा सम्मान अधिकार वापस करूंगा। आरू कुछ नहीं बोलती और खुद को कंट्रोल कर उसे देख बोलती है, वैसे आज किस पर बिजली गिराने का इरादा है। ये सुन अधिराज उसे आंखें छोटी कर देखता है तो आरू बोलती है, आप ना बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये सुनते ही अधिराज के चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर वह आरू नहीं देख पाती। यह सुन आरू बोलती है, आप बहुत ही खड़ूस हो, आप तारीफ पर भी रिएक्ट नहीं करती। तभी अधिराज दुपट्टे को लाकर उसके कंधे पर रखने लगता है, पर आरू उसे रोक देती है और राधिका के दिए हुए लहंगे का दुपट्टा उसे दिखाते हुए बोलती है, सासू मैं का लहंगा तो नहीं पहना, पर ये दुपट्टा ही पहन सकती हूँ। ये सुन अधिराज का आरू की इस सोच पर गर्व हुआ। कुछ देर बाद वह उस पर दुपट्टा डालता है तो आरू उसे कुछ ऐसे स्टाइल से रखती है जिससे उसका आगे का चोली दिख रहा था, पर अधिराज फिर से उसे ढककर पीछे पिन लगाता है। इस पर आरू खींचते हुए बोलती है, यह ओल्ड फैशन है। ये सुन अधिराज उसे घुरते हुए बोला, और यह कौन सा फैशन है जिसमें अपनी बॉडी को शो किया जाए। ये सुनकर आरू कुछ बोलती तभी उसकी नजर अपने ब्लाउज पर जाती है जो हल्का डीप होने की वजह से उसकी कुछ क्लीवेज दिख रही थी। ये देखते ही वह अधिराज को देखती है तो वो उसे घुरते हुए फिर से उसका दुपट्टा लगा देता है। तभी दूर से किसी की खांसने की आवाज आती है। दोनों की नजर वहां जाती है जहां पर इस समय पूजा के साथ साथ प्रीता भी खड़ी थी। दोनों के ही चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी पूजा बोलती है, अगर आप दोनों का रोमांस हो गया हो तो कृपया कर अपने अपने जगह पर प्रस्थान करें। ये सुनते ही अधिराज वहां से चला जाता है। वही प्रीता और पूजा दोनों ही आरू के पास आते हैं और गोल गोल घूमते हैं, बोलते हैं, वाह क्या तैयार किया है सैया जी ने। ये सुनते ही आरू कुछ बोलने को होती है पर शर्मा कर अपना चेहरा छुपा लेती है। कुछ देर बाद वैभव अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बैंड बाजों के बीच से चलते हुए आ रहा था। अब शादी एक ही जगह पर थी तो घोड़ा तो आना इम्पॉसिबल था, पर घर में ही रचना जी की यह भी इच्छा पूरी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वैभव मंडप में पहुंचता है। वहां पर बैठकर शादी की विधियां शुरू हो जाती है। पंडित जी अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। फैमिली के सभी लोग वहां पर बैठ जाते हैं। अनिरुद्ध और उसकी फैमिली भी आए हुए थे। रिया भी आई हुई थी। मधु और विराज भी एक तरफ बैठकर इस शादी को देखे जा रहे थे। सभी राजावत फैमिली भी वहां पर मौजूद थे।
कुछ देर बाद पंडित जी कन्या को लाने के लिए बोलते हैं। तभी सौम्या भी लाल रंग के जोड़े में पूरी दुल्हन की तरह सजी, जिसके चेहरे पर एक नेट का दुपट्टा था, जिससे उसका पारदर्शी चेहरा तो दिख रहा था, देखने से ही उसकी खूबसूरती कहीं से भी कम नहीं थी। कुछ देर बाद उसे वैभव के बगल में बैठाया जाता है। वैभव एक नज़र सौम्या को देखता है तो उसे दुपट्टे से झांकते हुए सौम्या की खूबसूरती उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, पर वह सामने देखने लगता है और उन दोनों की वैवाहिक पूजा विधि शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी गैंग मिलकर जूते चुराने का प्लान बना चुके थे। वही आरू वहां पर जाकर लड़कों की तरफ खड़ी हो जाती है, जहां अधिराज पहले से ही बैठा हुआ था और आरू की हर हरकत को नोटिस कर रहा था। आरू जाकर आदित्य के पास खड़े होकर हंसते हुए उससे बातें करने लगती है। इस बीच बरखा को कुछ इशारा करती है। बरखा धीरे से जूते उठाती है और लेकर वहां से निकल जाती है, पर यह सब छोटे उस्ताद यानी कि रूहान की नज़र पड़ जाती है और वह कुछ सोचते हुए जाकर शिव के स्लिप को खींचते हुए बोलता है, चाचू। शिव बोलता है, क्या है यार, जरा देखने दे यहाँ कितने हैंडसम लोग पड़े हैं। ये सुनते ही रूहान मुंह बनाते हुए बोला, आप लड़कों को बाद में ताड़ना। ये सुनते ही उसके बगल में खड़ा प्रीतम को हंसी आ जाती है और वह बोलता है, एक छोटे से बच्चे को भी पता है तेरी हरकत के बारे में। तभी रूहान बोलता है, अरे मेरी बात तो सुनो। तभी शिव उसकी तरफ देखता है तो वह उसे झुकने का इशारा करता है। शिव नीचे झुकता है तो रूहान उसे बरखा का जूता चुरा कर ले जाना बताता है। ये सुनते ही शिव आंखें बड़े कर बोला, वाह मेरे उस्ताद वाह, चल तू भी क्या याद रखेगा, तुझे मेरी तरफ से चॉकलेट फ्री। ये कह वह अपने पेंट की जेब से एक चॉकलेट निकाल कर उसे दे देता है। रूहान तो खुश हो जाता है, वही प्रीतम उसे